नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका देश के विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। सम्मेलन में ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मौजूदा विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का खास जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सदी की संस्थाएं और संगठन वर्तमान विश्व की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होने की जरूरत है। पीएम ने ग्लोबल साउथ में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में तेजी लाने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि की स्थापना का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत इसमें $25 बिलियन की शुरुआती योगदान सुनिश्चित करेगा। ग्लोबल साउथ समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव और क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचना, डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी से हमारे आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें खुशी है कि ग्लोबल साउथ के 12 पार्टनर के साथ इंडिया स्टैक साझा करने के संबंधित समझौते हो चुके हैं। ग्लोबल साउथ डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इंपैक्ट फंड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन भाषण में कहा कि हमारी साझी चिंताओं और महत्वाकांक्षाओं को हमने सामने रखा है। आपके विचारों से साफ है कि ग्लोबल साउथ एकजुट है। आपके सुझावों में हमारी व्यापक भागीदारी का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की हमारी चर्चा में आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने पर, रास्ता तैयार करने पर विचार विमर्श हुआ। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में गति मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान ग्लोबल साउथ के शिक्षा मंत्रियों के सत्र को संबोधित किया। सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत की है, जिससे 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर भारत अग्रसर हुआ है। भारत की मेजबानी में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में 123 देशों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सम्मेलन को सफल बताते हुए कहा कि इसमें वैश्विक चुनौतियों से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सम्मेलन में बांग्लादेश की भू राजनीतिक चुनौतियों का जिक्र किया। भाजपा अगले 2 महीनों में देशव्यापी सदस्यता अभियान चलाएगी। पार्टी के मोर्चे में सदस्यता के प्रभारियों के नामों का ऐलान किया गया। दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में कथित भूमि घोटाले के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुरी तरह फंस गए हैं। इस मामले में प्रदेश के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के राज्यपाल ने इस मामले में राज्यपाल ने कानूनी सलाह लिया और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह भी ली है। दरअसल मामले में शिकायतकर्ताओं ने मूडा मामले में एंटी करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17 और 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के अंतर्गत राज्यपाल से मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। मूडा मामले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार राज्यपाल पर राज्य को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दिए जाने पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आरोपों की प्रकृति बेहद गंभीर है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से त्यागपत्र की मांग की।
कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी हाईकमान, सभी विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद उनके साथ हैं। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास विकास और अपने वादों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कर्नाटक की राज्य सरकार पर गरीबों का पैसा लूटने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने विधि व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी विधि व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राज्य में हर दिन महिला उत्पीड़न और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिन डॉक्टरों ने आरजी कर हॉस्पिटल में हुई भयावह घटना के खिलाफ आवाज उठाई, उनका तबादला कर दिया गया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी सरकार का एजेंडा अपराधियों को संरक्षण देना है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में तमिलनाडु में भी डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। पटना में भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने इस जघन्य हत्याकांड में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़कों पर डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की मांग की। डॉक्टरों ने कोलकाता रेप के आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद लखनऊ में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। लखनऊ के एसजीपीजीआई के डॉक्टरों ने मांग की है कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं होगी, उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या की घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने टीएमसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में राज्य सरकार फेल हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर ममता सरकार और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की जघन्यता पर पूरा देश चिंतित और आक्रोशित है। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को स्कूली बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। 10वीं कक्षा के छात्रों की लड़ाई के बाद पूरे शहर में माहौल बिगड़ गया। लोगों ने कई जगह पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया और माहौल को दंगे में बदल दिया। उदयपुर में कानून व्यवस्था का पर माहौल बिगड़ता देख प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया। साथ ही शहर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस बीच जिला प्रशासन ने हिंसा में शामिल आरोपियों की संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। राजस्थान राज्य पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उदयपुर में इंटरनेट और स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे उदयपुर की पुलिस के अलावा जयपुर से भी फोर्स भेजी गई। इस सबके बीच जयपुर में भी तनाव का माहौल हो गया है। शहर के शास्त्री नगर इलाके में मामूली बात पर एक युवक को इस कदर पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। ई रिक्शा और स्कूटर सवार युवकों में गाड़ी को आगे पीछे करने को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। मृतक दिनेश स्वामी के परिवार वाले शास्त्री नगर थाने में पहुंचकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक आरोपी युवक शाहरुख की गिरफ्तारी भी हुई है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। स्वामी बस्ती और आसपास के इलाके में फोर्स तैनात की गई है।
जयपुर के शास्त्री नगर थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य आचार्य ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में जो 60,000 भर्तियां होने जा रही हैं, उनमें से 20% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये भर्ती सीधे तौर पर होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर, गाजीपुर, वाराणसी का दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेला में 2500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5100 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है। फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो, जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना, वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय और राजकुमार पाल को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। सेंट्रल जेल परिसर में बन रहे पुलिसकर्मियों के आवास और कज्जाकपुरा ओवरब्रिज का भी निरीक्षण किया। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे आज पटरी से उतर गए। हादसा कानपुर भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के निकट आया। इसमें किसी भी प्रकार के जानमाल की क्षति नहीं हुई है, न ही किसी के घायल होने की सूचना है। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन लेन पुल ध्वस्त हो गया। ये पुल नाबार्ड योजना के अंतर्गत सुल्तानगंज में बन रहा था। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिंह ने कहा कि अगर पहले इस मामले पर कार्रवाई की गई होती तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। विभाग इसे गंभीरता से ले रहा है ताकि ऐसी घटना
दोबारा ना हो। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने निर्माणाधीन सुल्तानगंज अगवानी पुल के पिलर नंबर 9 का हिस्सा ढहने पर कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर कमी कहां है जिसके कारण पुल टूट रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मंकी पॉक्स की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि बीमारी के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक सावधानी के तौर पर कुछ उपाय किए जाएंगे। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग को फव्वारा कहे जाने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव पर एफआईआर की मांग करने वाली याचिका पर शनिवार को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अपर जिला जज नवम वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। माना जा रहा है कि कोर्ट अपना आदेश 2 सितंबर को सुनाएगी। वाराणसी की जिला अदालत आज ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों के टहलने पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन छुट्टी होने के कारण अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। इजरायली सैनिकों का हमास के खिलाफ अभियान जारी है। WAFA के मुताबिक गाजा के जवायदा शहर में इजरायली सैनिकों के हमले में कम से कम 15 फलस्तीनी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के पास हमास के रॉकेट हमले का हवाला देते हुए नए निकासी आदेश जारी किए गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसे गाजा हवाई हमले में मारे गए नागरिकों के रिपोर्ट पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इजरायली सैनिकों के मुताबिक हवाई हमले वाले स्थानों से आतंकवादी लगातार रॉकेट दाग रहे थे। IDF ने कहा है कि सेना उनके खिलाफ कई दिनों से कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही थी। लेबनान में हुए इजरायली हमले में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दक्षिणी शहर नबातिये जहां हमला हुआ है वहां पर सीरियाई शरणार्थी रह रहे थे। इजरायली सैनिकों के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाकर हमला किया। दरअसल कुछ दिन पहले बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर के मारे जाने के बाद से ही दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में दोहा में संघर्ष विराम वार्ता शुक्रवार को रोक दी गई। सभी पक्षों के वार्ताकारों ने अगले सप्ताह फिर से बैठक करने का निर्णय लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में सीज फायर के समझौते के लिए बातचीत में शामिल सभी पक्षों को चेतावनी दी है। बाइडेन ने सभी पक्षों से संघर्ष विराम के लिए जारी कोशिशों को कमजोर नहीं पड़ने की अपील की है। बाइडेन ने कहा कि सभी पक्ष पहले की तुलना में युद्ध विराम लागू होने से के काफी करीब है। हालांकि बाइडेन के दावे पर हमास के एक अधिकारी ने संदेह जताया है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके में अपने हमले को जारी रखते हुए सीन नदी पर बने एक पुल को ध्वस्त कर दिया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ग्लुश्कोवो शहर के पास यूक्रेनी सेना के ऑपरेशन से शहर का एक हिस्सा बाकी जगहों से कट गया है। यूक्रेनी सेना ने जिस पुल को ध्वस्त किया उसका इस्तेमाल रूसी सैनिकों को जरूरी साजो सामान सप्लाई करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब पुल के गिराए जाने से इसमें रुकावट आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके सैनिक कुर्स्क में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक कुर्स्क इलाके में के बदले में रूस के यूक्रेनी क्षेत्र में किए गए कब्जों को छोड़ने की मांग कर सकते हैं। इससे पहले यूक्रेनी सैनिक के शीर्ष कमांडर ने सेना के रूस के कुर्स्क इलाके में सैन्य दफ्तर बनाने का दावा किया। अलेक्सांद्र सिर्स्की के मुताबिक इसी दफ्तर से सेना रूस पर हमले जारी रखे हुए है। रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसके सैनिकों ने कुर्स्क क्षेत्र के लोगों के सुरक्षा के लिए जरूरी रूसी सैनिक कदम उठा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने गुरुवार को रूसी इलाकों में बढ़त हासिल करने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक सैनिक कुर्स्क क्षेत्र में 35 किलोमीटर तक अंदर घुस चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 82 बस्तियों सहित
1150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया है। तुर्की की संसद उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब तीखी बहस के दौरान सत्तारूढ़ AKP पार्टी के सदस्यों और विपक्षी सांसदों के बीच हाथापाई हो गई। दरअसल एक विपक्षी सांसद ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की पार्टी को आतंकवादी संगठन कह दिया। इस पर एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के एक नेता ने विपक्षी नेता अहमद सिक पर हमला कर दिया। विपक्षी नेता कैन अताले ने 2013 में एर्दोगान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें जबरदस्त हिंसा हुई थी। इसके बाद अताले को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल अदालत ने संसद के फैसले को पलटते हुए अताले को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था, क्योंकि वे बतौर सांसद अपने इलाके में विकास कार्य नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान में खाड़ी देश से लौटे एक मरीज में एमपॉक्स का वायरस पाए जाने से चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की जांच की जा रही है। पाकिस्तान में अधिकारियों ने यात्रियों की स्क्रीनिंग को सख्त करने का निर्देश दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें घाव या वायरस से जुड़े लक्षण दिखते हैं। सिंध के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक और हवाई अड्डे के प्रबंधक और हवाई अड्डे के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने एमपॉक्स के लिए लागू स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल का जायजा लेने के लिए जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक डॉक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान भारत की वृद्धि दर उम्मीद से कहीं बेहतर रही। उम्मीद है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गोपीनाथ ने कहा कि भारत को अगले 5-6 वर्षों में रोजगार के लाखों अतिरिक्त अवसर पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद है कि निजी खपत में सुधार होगा और अनुकूल मानसून से फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी की गति का फायदा स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मिल रहा है। बीते हफ्ते भारतीय स्टार्टअप्स ने 20 डील के जरिए $395 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने समझौते को अंतिम रूप दिया है। दोनों के बीच समझौता अनुसंधान के क्षेत्र में हुआ है। सहयोग का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क में कंटेनर माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक अनुकूलन मॉडल विकसित करते हुए अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि SGPGI को एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए PGI में जल्द ही नए विभाग खोले जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा UPI को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। अब भारतीय नागरिक UPI के जरिए संयुक्त अरब अमीरात में रुपए में भुगतान कर सकेंगे। दरअसल UAE में हाइपर लोकल मार्केट चलाने वाली बड़ी कंपनी लुलू ने देश में मौजूद अपने सभी स्टोर में UPI से भुगतान स्वीकार करने के विकल्प को शुरू कर दिया है। लुलू के अलावा UAE के कई बड़े और छोटे मर्चेंट्स की ओर से UPI से भुगतान को स्वीकार किया जा रहा है। UAE में भारतीय नागरिक और NRI POS मशीन के माध्यम से QR कोड के जरिए आसानी से भुगतान कर सकते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। Are you ready for the Space Day celebration on 23rd August? Many activities are taking place all across the country, organizing workshops, seminars, exhibitions, competitions. I think there is always an energy in the young people's mind to support the space program of our nation. Let's all join together to celebrate the first National Space Day on 23rd August 2024. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांस्य पदक विजेता टीम में शामिल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय और राजकुमार पाल को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले
प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए की सहायता धनराशि राज्य सरकार मुहैया कराएगी। भारतीय महिला पहलवान और पेरिस ओलंपिक में अपने दमदार प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरने वाली विनेश फोगाट स्वदेश लौट आई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ। विनेश के स्वागत के लिए मौजूद पहलवान बजरंग पूनिया की एक हरकत ने विवाद खड़ा कर दिया। बजरंग विनेश फोगाट की अगवानी करते हुए गाड़ी के बोनट पर लगे तिरंगे पर खड़े नजर आ रहे हैं। 4 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता कार्लोस अल्काराज सिंसिनाटी ओपन टूर्नामेंट में से बाहर हो गए हैं। उन्हें मेन मोनफिल्स ने 3 सेटों तक चले कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। महिला वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इगा श्वांतेक ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। श्वांतेक ने मार्ता कोत्स्युक पर 6-2, 6-2 की शानदार जीत दर्ज की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव सिंसिनाटी मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ज़्वेरेव ने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में स्पेन के पाब्लो कैरेनो बुस्ता को 7-5, 7-6 से शिकस्त दी। ब्रिटेन के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कैमरन नोरी ने इस महीने होने वाले साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत शुक्रवार से हो रही। प्रतियोगिता के पहले दिन मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहाम के बीच हुए मुकाबले को मैन यू की टीम ने 1-0 से अपने नाम कर लिया। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर जूलियन अल्वारेज को अपने पहली बार घरेलू दर्शकों के सामने पेश किया है। अल्वारेज ने इसी सत्र में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी को छोड़कर एटलेटिको मैड्रिड के साथ 6 साल का अनुबंध किया है। अल्वारेज ने मैन सिटी के लिए 103 मैचों में 36 गोल किए। एटलेटिको मैड्रिड के साथ जुड़कर काफी खुश हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर भी वो अधिक से अधिक खिताब जीतने में सफल रहेंगे। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख से जुड़े नए खिलाड़ी माइकल ओलिसे ने पहली बार मीडिया को संबोधित करते हुए क्लब से जुड़े रहने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने इस सत्र में इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस को छोड़कर जर्मन क्लब से अनुबंध किया है। जर्मनी के आक्रामक मिडफील्डर मार्को रेयूस अब मेजर लीग सॉकर में खेलते दिखाई देंगे। उन्होंने अमेरिकी क्लब एलए गैलेक्सी के साथ 2.5 साल का करार किया है। प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख से डच सेंटर बैक मैथीज डी लिट और मोरक्को के फुल बैक नौसैर मजरावी के साथ करार किया है। लिवरपूल ने महिला सुपर लीग प्रतिद्वंदी मैनचेस्टर यूनाइटेड से डिफेंडर जेम्मा इवांस को अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई है। 28 वर्षीय वेल्स सेंटर बैक के पिछले सीजन में यूनाइटेड के लिए 12 मैच खेले। स्त्री 2 की कमाई शानदार जारी है। श्रद्धा और राजकुमार राव की फिल्म ने तीसरे दिन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में 2024 में अभिनेता विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में अभिनेता कार्तिक आर्यन ने फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। कल की 2898 AD अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज है। नेटफ्लिक्स पर 22 अगस्त को हिंदी भाषा में कल की मूवी स्ट्रीम की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम, शर्वरी वाघ और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म वेदा का दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर महज 1 करोड़ 60 रुपए की कमाई रही। पहले दिन इसने 6.3 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी और इसके बाद वेदा का टोटल कलेक्शन 7.90 करोड़ रुपए हो गया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।